Dear student, welcome to you in my YouTube channel KV Physics 11. Today I am going to discuss second part of the friction, in which I will discuss few definitions and some problems related to the friction. This video is in continuation with our previous video, in which I have discussed few basic concepts related to the friction. So let us see first of all few definitions like what do you mean by angle of friction, angle of repose. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है इसको समझते हैं और इसकी के बेसिस पर हम किस तरह से जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं, या कहें हम किस तरह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को एंगल ऑफ फ्रिक्शन से रिलेट कर सकते हैं। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है एक्चुअल में, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस पे टेंडिंग टू मूव की कंडीशन में होता है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होती है उसके मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट ही होती है। तो वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वहां पर लग रहा होता है और उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसको डेफिनेशन में हम अपने वर्ड्स में लिख लें तो क्या है, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट is defined as the angle which the resultant of limiting friction F and normal reaction N makes with the direction of normal reaction। इसको फिगर हमने बना रखी है, फिर भी एक बार समझ लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये सरफेस है जिसपे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने रख रखा है ना। अब इस पर पुलिंग फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, ये तो इस पर फ्रिक्शन जो है इस तरफ को लिया, ये एक्ट कर रहा है, ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हमने यहाँ पर पुलिंग फोर्स इतना लगाया है कि ये टेंडिंग टू मूव की कंडीशन में है, मतलब यहाँ पर जो एफ लग रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ये हो जाएगा, ये सरफेस का जो रिएक्शन होगा वो ये हो गया। अब इस लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट पता कर लेते हैं। सर्टेनली वो इस डायरेक्शन में होगा ही होगा। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट हो गया ये इस डायरेक्शन में, और यही जो रिजल्टेंट है इसका नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। अब ये किस तरह से कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ रिलेट है इसको आइए देखते हैं फिगर से। देखिए फिगर में हमने वही फिगर जो अभी बनाई थी वो बना रखी है। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड लगेगा और इसका रिएक्शन अपवर्ड ओए डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको कि हमने एन से रिप्रेजेंट कर रखा है। पुलिंग फोर्स ये है और ये पुलिंग फोर्स की वैल्यू इतनी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, वो जस्ट टेंडिंग टू मूव की कंडीशन में है। तो यहां पर फ्रिक्शन जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, ओबी के अलोंग लग रहा है फ्रिक्शन। अब इस लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ओए, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ओबी है और नॉर्मल रिएक्शन ओए है, इसका रिजल्टेंट जो है वो ओसी है। तो जो ये रिजल्टेंट ओसी इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, यही एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अब इस ट्रायंगल को लीजिए, इन ट्रायंगल AOC, इसमें क्या है कि tan थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। तो tan थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया है ना CN, और बेस हो गया OA, तो CA हुआ परपेंडिकुलर, CA अपॉन OA क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू CA कहें या AC अपॉन OA हो गया, और AC इक्वल टू है OB के, तो AC की जगह OB लिख दिया अपॉन OA, और OB के अलोंग फोर्स लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स,
तो एफ लिख दिया और ये OA के अलॉन्ग नॉर्मल रिएक्शन एन लिख दिया। तो एफ अपॉन एन इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू के इक्वल हो गया, क्योंकि म्यू जो है यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन ही यही है, क्या, इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के रेशियो को ही हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो इस तरह से म्यू इज इक्वल टू हो गया tan थीटा। म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो कि इक्वल टू हो गया टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसी बात को हमने अगली स्लाइड में लिख रखा है, देखिए। तो यहां पर क्या है कि हेंस कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट निकालेंगे उसकी जो वैल्यू होगी वही कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू के इक्वल होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू tan थीटा होगा। और ये क्या होगा, वो गिवन टू सरफेसेस के लिए कोफिशिएंट होगा। और उन्हीं जो है सरफेसेस के लिए जो है थीटा की वैल्यू भी होगी, है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर गिवन टू सरफेसेस के लिए है, न कि इन जनरल नहीं है। यदि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर कोई दूसरा रख दिया जाए उसी सरफेस पे, तो थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो फॉर गिवन टू सरफेसेस जो है म्यू इज इक्वल टू होता है tan थीटा। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर द गिवन टू सरफेसेस। अब ऐसा ही एक और डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज या कहें एंगल ऑफ जो स्लाइडिंग होता है वो इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड है। तो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल बनाए, वो मिनिमम एंगल जिस पर उस इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइडिंग डाउन की सिचुएशन में हो, तो वो जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, उसी को एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of a plane with horizontal such that a body placed on the plane just begin to slide down। तो ये वो मिनिमम एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का, हॉरिजॉन्टल के साथ वो मिनिमम एंगल है जिससे कि उस इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो जस्ट स्लाइडिंग डाउन की सिचुएशन में हो। अब यहां पर क्या होगा कि वही बात है कि जो गिवन टू सरफेसेस होनी चाहिए उसके लिए पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिपोज होगा। अब यह ऑब्जेक्ट को दूसरा रख देंगे तो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इंक्लाइंड प्लेन का पर्टिकुलर एंगल उस किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वही एंगल ऑफ रिपोज प्रूफ हो जाए। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए उस एंगल की वैल्यू डिफरेंट आएगी, यानी एंगल ऑफ रिपोज अलग अलग आ सकता है। तो यहां पर भी हम कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग से रिलेट कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम यहां पर समझने जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो एंगल लिया जाता है वो इसके इक्वल क्यों लिया जाता है। मतलब ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन और ये जो एंगल बन रहा है वो इक्वल लेते हैं फिगर में, उसको समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमने एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया, ये एंगल अल्फा हो गया, इस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका वेट यहां पर डाउनवर्ड लग रहा होगा और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ये ले लिया, है ना। अब यहां पर क्या करेंगे कि हमें देखना है कि किस तरह से ये एंगल अल्फा और ये भी एंगल अल्फा क्यों हो जाएगा, उसको समझना है। तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। किसके, इस बेस के पैरेलल, इसके, है ना। ये जो इंक्लाइंड प्लेन का बेस है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी।
अब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है ना। तो इतना एंगल, ये देखिएगा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है ये वाला, है ना, क्योंकि ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये अल्फा निकल गया उसमें तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। कौन सा एंगल, ये वाला। अच्छा अब क्या है कि देखिए ये एंगल, ये भी तो 90 डिग्री एंगल है ना, और इस 90 डिग्री एंगल का ये वाला एंगल क्या है, 90 माइनस अल्फा है, तो निश्चित रूप से ये वाला एंगल जो होगा वो अल्फा ही होगा, ये वाला एंगल अल्फा होगा। तो मेरी समझ से समझ में आ गया होगा कि मतलब हमने क्या किया, इसके इंक्लाइंड प्लेन के बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए यहां से, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा हो गया। हमने देखा कि फिगर में ये एंगल जो है ये वाला, देखिएगा मैं फिर से बना रहा हूं, ये वाला है ना, ये क्या है 90 डिग्री एंगल है, पूरा 90 डिग्री है, ये अल्फा है तो इतना एंगल क्या होगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। और फिर देखा कि ये वाला एंगल एक देखिए फिर से 90 डिग्री है ये, और उस 90 डिग्री एंगल का ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू को हम एंगल ऑफ रिपोज से रिलेट कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये हमारा एंगल अल्फा लिया जा रहा है। अब mg जो है वेट, इसके 2 कंपोनेंट्स ले लेते हैं, एक हो जाएगा इसका अल्फा जो एंगल बन रहा है उसके अलोंग या कहें नॉर्मल के अपोजिट, तो हो जाएगा mg cos अल्फा, और एक दूसरा कंपोनेंट mg का इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा होगा, ये हो गया mg sin थीटा इस तरफ को। तो क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, बॉडी रखी गई, वो टेंडिंग टू मूव डाउनवर्ड है, तो फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ का लगेगा, अपवर्ड लगेगा, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन ले लिया गया है। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट है, ये जो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट है, वो इस वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन पॉसिबल है नहीं, मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो आपस में बैलेंस होने चाहिए, बिकॉज नो मोशन इज पॉसिबल इन दिस डायरेक्शन दैट इज द परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos अल्फा के इक्वल होगी, यानी ये बैलेंस होने चाहिए फोर्स, है ना। तो इन इक्विलिब्रियम जो है क्या होगा कि n इज इक्वल टू mg cos अल्फा होगा, ये लिखा हुआ है, और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है या जो अपवर्ड लग रहा है वो mg sin थीटा के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि टेंडिंग टू मूव डायरेक्शन की सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइडिंग डाउन करने जा रहा है, तो ये जो फोर्स है वो इस mg sin थीटा को जस्ट बैलेंस करेगा। तो F जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन वो mg sin थीटा के इक्वल ले लिया, और नॉर्मल की वैल्यू जो है वो इससे बैलेंस हो जाएगी, n इज इक्वल टू mg cos अल्फा हो गया, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। जब हमने F अपॉन n किया, F अपॉन n क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन है कि इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। तो F अपॉन n करा तो mg sin अल्फा, F की वैल्यू रख दी, और n की वैल्यू mg cos अल्फा लिखा, तो mg कैंसिल आउट हो गया, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा हो गया tan अल्फा, और F अपॉन n क्या होता है, मैंने कहा ये म्यू होता है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो F अपॉन n की जगह म्यू लिख दिया, तो म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा हो गया। इससे पहले वाले हमने उसमें देखा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन में, तो वहां पर भी क्या आया था, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू आया था tan थीटा, थीटा वहां पर क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, और यहां पर हमें जो मिल गया है म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग है। तो LHS में क्या है कि क्या लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू हो गया tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू
अल्फा होता है। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज प्रूफ हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि दोनों जो है टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसका मतलब जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। अब देखिए यहां पर भी वही बात लिखी हुई है कि द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज बिटवीन देम। तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू हो गया tan अल्फा। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, तो उसके मोशन के चांसेस देखते हैं, क्या सिचुएशन बनती है। तो लेट ए बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड द सरफेस ऑफ द बॉडी इज F। अब देखिए दूसरी फिगर में इसी के कंटिन्यूएशन में तो हमने यहां पर क्या रखा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, ये m मास की बॉडी रखी हुई है ये इस इंक्लाइंड प्लेन पर, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। अब इस थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर होगी तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। क्या होना चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी थीटा है उसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर हो, तो ये जो रखा गया ऑब्जेक्ट जो है इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा। उससे कम होगी, एंगल ऑफ रिपोज से कम यदि थीटा रखा जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा स्लाइड करेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ले रहे हैं वो इन गिवन सरफेसेस के लिए जो एंगल ऑफ रिपोज होना चाहिए उससे थीटा की वैल्यू ग्रेटर है। तो ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करेगा, मूव करेगा विद सर्टेन एक्सेलरेशन। तो जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो हमने फ्रिक्शन को अपवर्ड ले लिया है अलोंग द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, है ना। वेट जो है इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का वेट जो है डाउनवर्ड लग रहा है mg, उसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा है और दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा जो कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, जो बॉडी रखी गई है, वो a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है। ये सिचुएशन है। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने सब कुछ बता दिया कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। देखिए इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या है, एक तो वेट लग रहा है, वेट का कंपोनेंट इस परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की गई है इंक्लाइंड प्लेन के, उसके अलोंग जो है mg cos थीटा हो गया एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दूसरा जो है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हो गया mg sin थीटा हो गया। और इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है n जो है mg sin थीटा के जस्ट अपोजिट एक्ट कर रहा होगा, जो इसको बैलेंस भी कर रहा होगा, क्योंकि नो मोशन इज पॉसिबल इन दिस डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। जब मोशन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन n है और mg cos थीटा दे शुड बी बैलेंस्ड, आपस में बैलेंस्ड होने चाहिए। अच्छा, तो उसी को हमने लिख दिया है इक्विलिब्रियम कंडीशन में n इज इक्वल टू हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा वो mg cos थीटा के इक्वल होगा, बिकॉज नो मोशन इज पॉसिबल। यहां लिख सकते हैं कि नो मोशन इज पॉसिबल इन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नॉर्मल और mg cos थीटा बैलेंस हो गया। अब नेट डाउनवर्ड फोर्स देखिए, जब भी एक्सेलरेशन हो रहा होता है तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पर कुछ न कुछ नेट फोर्स लगना चाहिए। दैट नेट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन इन द बॉडी या ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कर रहा है, ऐसी सिचुएशन ली गई है, इट मींस जो है नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, है ना। अभी फ्री बॉडी डायग्राम में जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो क्या है, mg sin थीटा है,
इसी के अलोंग, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये नेट फोर्स लग रहा है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और यही नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एसेलरेशन के। एसेलरेशन कितना है, ए है, तो ये नेट फोर्स इज इक्वल टू होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मास इनटू एसेलरेशन के। मास क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मास है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, हमें मालूम होना चाहिए, ये फ्रिक्शन है और वो म्यू एन के इक्वल होता है, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एन इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए के। एन की वैल्यू हम यहां से उठा के रख देंगे, ये है ना, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू और एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए, यही मैंने लिख रखा है यहाँ, ठीक है ना। नेट डाउनवर्ड फोर्स एम जी साइन थीटा माइनस एफ, as body is moving downward with acceleration a, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होना चाहिए, ma के इक्वल होना चाहिए एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ। तो जो नेट फोर्स जो लग रहा था वो हमने mg sin थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू ma के इक्वल लिख दिया, और यही इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब इस इक्वेशन 1 में f की वैल्यू हमें रखनी है, जैसा कि हमने यहां पर लिख रखा है, f की वैल्यू म्यू इंटू एन लिख देंगे और फिर n की वैल्यू रख देंगे mg cos थीटा। देखिए अगली स्लाइड में ये देखिए, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, तो म्यू एम जी कॉस थीटा है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 1, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया एम ए। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एम जी कॉमन ले लें, यहाँ पर देखिएगा एम जी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया एम इंटू ए, तो ये कट गया मास, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, a इज इक्वल टू आ गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो एसेलरेशन, डाउनवर्ड एसेलरेशन आ जा रहा है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू जी, ये जी लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी गई ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस्ड एसेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज फॉर दोज गिवन टू सर्फेसेस, तभी वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एसेलरेट करेगा। तो ये एसेलरेशन है डाउनवर्ड एसेलरेशन, और इसकी वैल्यू जो आएगी ए, वो हमेशा जी से, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लेस ही आएगी। यानी ऑब्जेक्ट जो एसेलरेट करेगा डाउनवर्ड along the inclined plane, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लेस ही होगी, कभी भी किसी भी सिचुएशन में उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं, व्हेन बॉडी इज मूव्ड अप बाय अप्लाइंग फोर्स एफ। अब हमने बॉडी को ऊपर की तरफ इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया है ना, और हमें क्या करना, क्योंकि बॉडी इज टेंडिंग टू मूव डाउनवर्ड, टेंडिंग टू एक्सेलरेट डाउनवर्ड, तो हमें उस एक्सेलरेशन को जस्ट रोकना है। वी वांट टू जस्ट प्रिवेंट द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो हम केवल उतना ही फोर्स यहां पर लगा रहे हैं, यानी मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं, जिससे कि ये जो ऑब्जेक्ट है डाउनवर्ड बस एक्सेलरेट ना हो, है ना। बाकी सिचुएशन फ्री बॉडी डायग्राम वही है। एक हमने जो फोर्स लगाया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया है, in order to prevent, just to prevent the downward acceleration। जब हमने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है तो इसका जो फ्रिक्शन है अब डाउनवर्ड एक्ट करने लगेगा, टू सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जो mg का कंपोनेंट पहले लग रहा था mg sin थीटा, वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जैसे लगता है उसी के लॉन्ग लिया गया है, और ये mg का कंपोनेंट जो है mg cos थीटा वो होगा ही होगा। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, और यहां पर बिल्कुल बैलेंस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, यानी बॉडी न तो डाउनवर्ड जा रही है न अपवर्ड जा रही है, जस्ट रुकी हुई है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और क्योंकि हमने जस्ट उतना ही फोर्स लगा रखा है जो कि डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस कर सके, mg sin थीटा को बैलेंस कर सके। mg sin थीटा की वजह से ही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो नेट फोर्स डाउनवर्ड इससे पहले हमने देखा था लग रहा था, है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने बस उतना ही फोर्स लगाया है। तो फ्रॉम
फ्री बॉडी डायग्राम यानी नॉर्मल रिएक्शन यानी इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा के। द मिनिमम फोर्स अप्लाइड टू मूव द बॉडी अपवर्ड, हमने केवल जस्ट मूव टेंडिंग टू मूव वाली सिचुएशन में उतना ही फोर्स लगाया है, मिनिमम फोर्स लगाया है। तो इसका मतलब F जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कैपिटल F इज इक्वल टू जो कि अप्लाइड फोर्स है वो स्मॉल f मतलब फ्रिक्शनल फोर्स और mg sin थीटा के सम के इक्वल होना चाहिए। F इज इक्वल हो जाएगा अप्लाइड फोर्स F mg sin थीटा प्लस F, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और F इज इक्वल टू म्यू इंटू n होता है और इस तरह से F इज इक्वल हो गया, n की वैल्यू रख दी तो म्यू mg cos थीटा हो गया। अब इस वैल्यू को F इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा को उठा करके यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, जिससे कि हमें वो फोर्स भी पता लग जाएगा जो कि हमें मिनिमम अप्लाई करना है इन ऑर्डर टू जस्ट प्रिवेंट द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। देखिएगा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, mg कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये हमारी F की वैल्यू हो गई। दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स टू कीप द ब्लॉक आइदर स्टेशनरी और जस्ट मूव इट अप विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक्सेलरेशन नहीं होना है, या तो बॉडी जस्ट रुकी रहेगी या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से अपवर्ड मूव करेगी। तो चाहे वो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो या वो रेस्ट पोजीशन में हो, यानी दोनों हमारी क्या होती है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। नेट फोर्स जो है दोनों कंडीशन में ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स जो होता है वो जीरो ही होता है। अब हम एक और सिचुएशन लेंगे जिसमें कि बॉडी को जो है अपवर्ड एक्सेलरेट करा दिया जाए। तो सर्टेनली जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराएंगे तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी तो हमने जस्ट उसको रोक रखा था, या कहें कि जस्ट हमने मूव कर रखा था अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन विद कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा सकती थी। इससे पहले वाली सिचुएशन में उतना मिनिमम फोर्स लगाया था। अब हम थोड़ा उससे ज्यादा लगा देंगे तो बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्सेलरेट होने लगेगी। तो नेट फोर्स यहां पर क्या होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लग रहा होगा, है ना। तो देखिए, नेट फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम में सब कुछ वही बना हुआ है, बस हमने देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाया है, इसको हम एफ डैश लिख लेते हैं, ठीक है ना, एफ डैश। नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन निकालें और उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल लिख दें, है ना। और ये जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन फोर्सेज लग रहे होंगे वो बैलेंस होंगे, बिकॉज देयर इज नो मोशन अलोंग द परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, है ना। तो नो मोशन अलोंग द परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, सिंस नो मोशन along the perpendicular to inclined plane, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू होना चाहिए एम जी, ये स्मॉल m है, एम जी कॉस थीटा होना चाहिए, ठीक है। नेट अपवर्ड फोर्स निकाल लीजिए, तो एफ डैश माइनस दिस प्लस दिस क्या है, एम जी साइन थीटा प्लस एफ, ये नेट फोर्स हो गया, नेट अपवर्ड फोर्स। और यही फोर्स जो होगा वो एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ। तो एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए प्लस एम जी साइन थीटा प्लस एफ, है ना। एफ की वैल्यू जो है लिख देते हैं एम ए प्लस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन। तो इस तरह से एम ए प्लस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। यहां पर हम एफ डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ एम जी कॉमन ले लें या पूरे में मास कॉमन ले सकते हैं, है ना। पूरे में मास कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस
यहां पर बचेगा जी साइन थीटा और प्लस यहां म्यू जी कॉस थीटा बचेगा, म्यू जी कॉस थीटा। ये इतना जो है फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस अपवर्ड एक्सेलरेशन ए इन द ब्लॉक। इस ब्लॉक में ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए इतना फोर्स, जैसे जैसे हमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना होगा तो अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर आती है तो हम आसानी से डील कर सकते हैं। पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और फिर जो सिचुएशन है जैसा कि प्रॉब्लम में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपनी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, गिवन प्रॉब्लम को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।